नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है और स्वागत योगी आदित्यनाथ जी आपका बहुत बहुत इंडिया टीवी पर और धन्यवाद आपने हमारे लिए समय निकाला। योगी जी, लोग हमेशा पूछते थे कि उत्तर प्रदेश में आप जब जीत करके आए, ये रिकॉर्ड बना भारत के अंदर। आजादी के बाद पहली बार 5 साल सरकार चलाकर कोई मुख्यमंत्री दोबारा वैसा ही लगभग मैंडेट लेकर के आए, लेकिन आप 1 वर्ष तक व्यस्त रहे अपने कामकाज में। तो लोग पूछते थे कि भाई योगी जी से कब बात होगी, कब उनसे आप लोग कभी सवाल पूछेंगे। तो आज हमें वो मौका मिला है। पीछे की बातें बाद में, पहले अभी जो आप आगे करने जा रहे हैं, यूपी को लेकर के लोगों के मन में एक सेट माइंड था कि यूपी बदल नहीं सकता। यूपी का मतलब घर में अंधेरा, शहर में दंगा। यूपी का मतलब बेरोजगारी, यूपी का मतलब सड़क पर गड्ढा, यूपी का मतलब पलायन। ये एक इमेज थी यूपी की। हमने इसको धीरे 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 पिछले 6 साल में बदलते हुए देखा है। हो सकता भी और बहुत कुछ करने की जरूरत हो, लेकिन इतने बड़े जहाज को मोड़ना ये आप कैसे कर रहे हैं और किस रफ्तार से कैसे कर रहे हैं? नमस्ते। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं इंडिया टीवी को कि आज उत्तर प्रदेश शासन की बात को, यद्यपि अलग अलग समय में किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता के सामने आता है, लेकिन आज इस विशेष वार्ता के माध्यम से भी हम उसको प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन दिखा है और उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन चेंज हुआ है, वास्तव में इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने अपनी परंपरागत छवि से उभर करके विकास को फोकस करते हुए आज एक नई शुरुआत की है। मैं आपसे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर खास तौर पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये जैसे हम यूपी की जो पुरानी पहचान थी उसकी बात कर रहे थे, तो यूपी की लॉलेसनेस या लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये एक बड़ी पहचान थी यूपी की। आपको तो पता ही होगा, आपको लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, आपके लिए इस नाम का उपयोग सबसे पहले अखिलेश यादव ने किया था एक रैली के अंदर, बाबा बुलडोजर। उनके ऊपर उल्टा पड़ गया, वो अलग बात है। तो ये जब आप नाम सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही रहना पसंद भी करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हित में लोग अगर किसी एक मिशन या किसी एक ऑपरेशन के कारण उत्तर प्रदेश की जनता का हित होता हो, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होता हो, तो मुझे किसी भी नाम से कोई परहेज भी नहीं होता है। लोग अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, अलग अलग रूप में बोलते हैं, लेकिन अगर उसके कारण यूपी की जनता को खुशी होती है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है, उनका ईज ऑफ लिविंग आसान होता है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होती किसी से। मुझे याद है, आप जब पिछले साल प्रचार कर रहे थे चुनाव से पहले, तो आपने कहा था हमने सारे बुलडोजर सर्विस करने के लिए भेज दिए, रिपेयर के लिए भेज दिए, अब लौटेंगे तो फिर वो अपने काम पर लग जाएंगे। तो हालांकि इस बुलडोजर के जरिए जो जस्टिस आप देते हैं या आप सजा जो देते हैं, तो लोग पूछते हैं कई बार, जैसे ओवैसी साहब का एक ट्वीट है कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री यूपी के चीफ जस्टिस हैं, कि वही फैसला कर देंगे, वही सुनवाई कर लेंगे और सजा भी सुना देंगे, किसी का भी घर तोड़ देंगे। और ये अलग बात है कि आप आपके ये बुलडोजर मॉडल को और राज्य भी अपनाने लगे हैं, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। देखिए, हर अच्छे कार्य की सराहना भी होगी और उसकी आलोचना भी होगी। हमें देखना होगा आलोचना किस परिप्रेक्ष्य में है। अगर राजनीतिक कारणों से है तो उसका अपना विषय है। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने जो भी कदम उठाए हैं सब कानून के दायरे में लेकर के उठाए हैं। अगर किसी ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो बाकायदा उसकी नोटिस जारी की गई। नोटिस जारी करने के बाद फिर उसको समय दिया गया। समय देने के बाद अगर उसने उसके अनुरूप कदम नहीं उठाए तो हमने केवल तोड़ा ही नहीं होगा, बल्कि उससे तोड़ने में जो खर्चा आया होगा उसकी वसूली भी की होगी। ऐसा भी नहीं है
कि हमने केवल वो कर दिया। अगर किसी ने सरकारी लैंड पर, एनिमी प्रॉपर्टी पर या किसी गरीब की भूमि पर कब्जा करके या किसी व्यापारी की भूमि पे कब्जा करके जी अपनी हवेली खड़ी कर दी हो, तो उसको प्रॉपर नोटिस देके कहा गया कि भाई देखो, आपका ये सब इलीगल है, या तो आप अपने कागज सबमिट करिए और इसका कारण बताइए, नहीं बताते हैं तो फिर आप इतने दिन के अंदर इसको हटा दीजिए। उसको पूरा समय दिया गया। वह न्यायालय में जाके, बहुत सारे लोग स्टे भी लेते हैं, फिर न्यायालय में हम लोग लड़ते हैं, स्टे वैकेट करवाते हैं, और फिर जो भी काम करते हैं नियम के अनुसार ही करते हैं। लेकिन हां, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस रहेगा। जैसे ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि मुख्तार और अतीक, इन पर तो बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन मनोज और अजीत पर कभी नहीं चलेगा। मतलब साफ है, मुसलमान है तो हाँ, चला दो बुलडोजर। कि ओवैसी की अपनी एक दृष्टि है, उनकी दृष्टि यूपी की जनता नकार चुकी है, और यूपी की 25 करोड़ जनता ने आज विकास को सामने रख करके बार बार अपना जनादेश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दिया है। 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, ये लगातार दे रही है, और 24 में भी भरपूर अपना जनादेश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति यूपी की जनता देने जा रही है। जिन लोगों को जनता ठुकरा चुकी है उनको विकास अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वे विकास से ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, और मुझे लगता है कि बोलते रहना चाहिए, तो दाल में तड़के का काम ही करेंगे। अच्छा, मैंने जो दो नाम लिए, क्योंकि ये इतने बदनाम हैं कि इनको हिंदुस्तान में हर कोई पहचानता है, जो हिंदी भी नहीं समझता उसको भी मालूम है मुख्तार अंसारी कौन है, अतीक अहमद कौन है। ये हमारा दुर्भाग्य कि ऐसे लोग बहुत सारे लोगों के लिए तो ये लोग जो हैं उनकी राजनीतिक अराजकता को बढ़ाने के माध्यम बनते थे। आखिर उत्तर प्रदेश ने एक दिन में कानून व्यवस्था को ठीक नहीं किया है, इसके लिए प्रयास करने पड़े। आखिर यही प्रदेश था। अगर आप देखेंगे 2007 से 12 के बीच में 350 से अधिक दंगे यूपी के अंदर हुए थे। 2012 से 17 के बीच में लगभग 700 दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 17 से 23 आ गया है, एक भी दंगा यूपी के अंदर नहीं है। इस दौरान बड़े बड़े इवेंट यूपी के अंदर हुए, इलेक्शन भी हुए, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। आज यहां पे हर जाति मत मजहब के पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। आज हर बहन और बेटी सुरक्षित है, हर एक को पूरी फ्रीडम है, हर व्यक्ति अपने कार्य को आगे कर रहा है, हर व्यक्ति विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। जब शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के सबको प्राप्त हो रहा है, बिना भेदभाव के सबको प्राप्त हो रहा है, तो फिर हमें कानून को मानना पड़ेगा। लेकिन आप इस बात से तो अवेयर होंगे कि आपकी इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है एंटी मुस्लिम। देखिए, कोई किसी भी रूप में करे, मैंने क्या कहा, अगर उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए मुझ पे कुछ भी आरोप लगेंगे, मुझे वो सब स्वीकार्य है। मैं जो हूं, मेरे बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं क्या हूं, कैसे काम कर रहा हूं। बाकी जिसको आरोप लगाना, जिसके पास देखिए जो होगा वही तो करेगा। मैं जो दो नाम ये आपके सामने जिक्र कर रहा था, वो इसीलिए इनके ऊपर दर्जनों नहीं सैकड़ों मुकदमे थे, और इनमें से एक आदमी को तो लिटरली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़े होकर के वकीलों के जरिए हफ्तों महीनों की जिरह के बाद आपको पंजाब की जेल से लाना पड़ा था यूपी की जेल के अंदर। और एक सरकार लगी भी हुई थी कि यह आदमी पंजाब की जेल से ना निकल पाए। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजह आपको पता लगी कि ये व्यक्ति जेल की, पंजाब की जेल में इतना आराम से रह रहा था मुख्तार अंसारी, और यहां आने के बाद फिर जो सलूक होना था वो हुआ। देखिए, ये हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के पेशेवर माफिया और अपराधी किसी न किसी रूप में सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर लिया करते थे। मुख्तार अंसारी ने पहला अपराध 1978 में किया था,
और 1978 से लेकर के लगातार अपराध करता रहा। आज भी उस पर 54 से लेकर 58 मामले अलग अलग थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज हैं। पहली बार 44 वर्ष के बाद पहली बार उस माफिया को सजा हुई है। एक लोअर कोर्ट से हुई है, एक मामले में, दो मामलों में लोअर कोर्ट से हुई है और एक मामले में हाई कोर्ट से हुई है। आखिर क्या कारण है कि लोग हत्या करें, अपहरण करें, जबरन कब्जा करें और कोई इनके खिलाफ गवाही नहीं देता? क्या कारण है कि सरेआम ये लोग दंगा भड़काएं और एक जनप्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति अपनी नंगी रिवाल्वर लेकर के और पिस्टल लेकर के लहराते हुए खुली जीप में जाए? और सरकार कर क्या रही थी? क्या कर रही है सरकार? ये काम किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। ये तो फोर्स है, उसके लिए दंगा अगर हो रहा है फोर्स रोके उसको, लेकिन नहीं, उसको पूरी छूट दी जाती है। आप उस तस्वीर की बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी मऊ में जीप के ऊपर बैठ के चल रहे? मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार की स्थिति प्रयागराज में भी थी। अतीक अहमद क्या स्थिति बना के रखी थी? सैकड़ों एकड़ शासन की भूमि को, विकास प्राधिकरण की भूमि को कब्जा करके वो कॉलोनी बसाया जा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अपराध पे अपराध किए जा रहे थे, यानी कहीं भी कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं। आखिर किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। और कब तक चलेगी अराजकता? एक व्यक्ति के लिए हम 25 करोड़ आबादी के जीवन को दांव में लगा दें? ये नहीं हो सकता। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की जनता महत्वपूर्ण थी और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर इन माफियाओं से हम सख्ती से निपटेंगे नहीं तो 25 करोड़ प्रदेश की जनता के हितों के लिए फिर हम कुछ भी करने में सफल नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को तो बदलना ही पड़ेगा। प्रदेश में कानून का राज होगा, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, बिना भेदभाव के शासन की योजना जब हर जाति, मत और मजहब के लोगों को मिल रहा है, किसी के पर्व और त्योहार में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, सबको फ्रीडम है हर प्रकार की, तो फिर अराजकता फैलाने की और दंगा करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। लेकिन इस आरोप पर आपको क्या कहना है कि आपकी सरकार में एनकाउंटर होते हैं और वो उन एनकाउंटरों में भी फिर भी बताया जाता है कि मुसलमान ही मारा जाता है, मुसलमान के पांव में गोली लगती है? आरोप तो कोई भी लगा सकता है। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे पुलिसकर्मी इस दौरान शहीद हुए। 25 करोड़ की आबादी है। हमारा जवान अगर कहीं शहीद हो जाता है तो क्या वो वैसे ही अपने को दांव लगा रहा है? उन दुर्दांत माफिया और अपराधी जो पैरेलल सरकार चलाते थे, उनसे लड़ना आसान काम नहीं था। कौन उनके सामने बोलता था? मैंने बताया ना आपको, मुख्तार अंसारी ने पहला अपराध कब किया था? 1978 में किया था। पहली हत्या 1981 में की थी। कोई मुझे बताएगा कि 1981 और 1978 में हुआ अपराध में क्यों नहीं उसमें कार्रवाई हुई? क्यों नहीं उसके बाद लगातार उस पर शिकंजा कसा गया? वो हत्या पे हत्या करता गया, अपराध करता गया। कैसे वो एमएलए हो गया? कैसे वह लगातार विभिन्न जो भी दल सत्ता में आता था उसका शागिर्द बन जाता था? कोई बात तो रही होगी ना कहीं कोई संरक्षण तो रहा होगा ना। जाहिर ये चीजें दिखाती हैं कि एजेंडा हमारा क्या है। इन माफियाओं को बचाना, इन संगठित गिरोहों के संचालकों को बचाना है, या फिर उत्तर प्रदेश की 20, 22 या 25 करोड़ आबादी के हितों को संरक्षण देते हुए यहां के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां की बहन बेटियों के लिए हमें कुछ करना है। अगर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं ये सभी एजेंडे के हिस्से होते तो
मुख्तार और अतीक अहमद जैसे माफिया नहीं पैदा होते, कतई नहीं पैदा हो सकते थे, क्योंकि ये हमेशा विकास के मार्ग में के बैरियर रहेंगे, हमेशा किसी भी राज्य के लिए और किसी भी व्यवस्था के लिए एक चुनौती बने रहेंगे। और हमें हर हाल में इस प्रकार की किसी भी कुप्रथा को, माफिया किसी भी प्रवृत्ति का हो और किसी भी रूप में हो, उसको नकारना चाहिए, उसके खिलाफ मोर्चा लेना चाहिए। अब अखिलेश यादव आपके लिए कह रहे हैं कि यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग अपराध प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो हर व्यक्ति जानता है उत्तर प्रदेश क्या है आज के दिन पे। देखिए, आज एक 700 दंगे होते हैं 12 से 17 के बीच, तो 700 दंगे और निवेश का कोई माहौल नहीं। अपराधी संगठित अपराध में इतने प्रदेश के अंदर हावी थे कि पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी हर जनपद में। नियुक्ति एक कुछ निकलती थी, पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। और आयोगों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश एथनिक सेवा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, उसमें किस किस प्रकार के नमूने बिठाए गए थे। यानी जो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं, वो चेयरमैन बनता था। अब इसको आप क्या कहेंगे? जिन लोगों ने प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिन लोगों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बताते हुए प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया, जिन्होंने प्रदेश के विकास में केवल रोड़े अटकाए, वे आज विकास की दुहाई दें तो मुझे आश्चर्य होता है। नहीं, वो तो गिनाना नहीं भूलते। आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, वो तो गिनाना नहीं भूलते कि ये एक्सप्रेस वे मैंने बनाया था, इस पे चल रहे हैं, इस पर मैंने जहाज उतारा था, ये अभी ये बनाया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उसमें उसका एक हिस्सा जो है शुरुआत में कुछ डैमेज हुआ था। देख लीजिए, ये जो मोदी सरकार का बनाया एक्सप्रेस वे, ये देख लीजिए, हमारा बनाया वाला वो देख लीजिए। मैं क्या देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एक समय सीमा के अंदर बना, और कोई भी मिट्टी का कोई भी अर्थ वर्क होगा, उसमें पहले वर्ष में रेन कट आएंगे। रेन कट को आप वो नहीं बोल सकते, लेकिन यह भी सच है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में क्या खेल नहीं हुआ था, और अधूरा था जब इन्होंने उद्घाटन किया था। उसको पूरा हमने किया था, 1 साल और लगे थे उसको पूरा होने में। उनकी जेबें भरती थी, उनका विकास होता था, प्रदेश का नहीं होता था। एक परिवार का विकास होता था, प्रदेश का नहीं होता था। तो परिवार और प्रदेश में अंतर महसूस करना पड़ेगा। अगर आप प्रदेश का विकास पे ध्यान देते तो संभवतः इससे उभर करके आखिर 11,800 करोड़ रुपए पे हम लोग बनाते हैं 2018 में, और वही प्रोजेक्ट 2 साल पहले तो और सस्ता होना चाहिए था। लेकिन बड़े बड़े दावे करते हैं, और भी मामलों में इसी प्रकार की स्थितियां थी। इसलिए उनका डेवलपमेंट क्या था, डेवलपमेंट का कौन सा मॉडल है, ये हर व्यक्ति जानता है। जिनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश हो, वे न सुरक्षा दे सकते हैं, न डेवलपमेंट का कोई मॉडल दे सकते हैं। और जिनके लिए प्रदेश ही परिवार है, उनका मॉडल भी सबके सामने है। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि जिनके परिवार होते हैं वही परिवारों का दर्द समझ सकता है। तो मैंने कहा ना, उनका परिवार का दर्द ये था कि सब कुछ प्रदेश का लूट के अपने लिए खड़ा कर दो। उनके लिए सब कुछ वही था। लेकिन हमारे लिए परिवार नहीं है तो पूरा प्रदेश ही परिवार है। योगी जी, आप इतना खुल के सब बता रहे हैं, मैं आपको जनता के मन की एक बात बताता हूं। वो ये कहते हैं कि नेता नेता का सगा होता है। कोई नेता कभी दूसरे नेता को, ये चुनावों में सब एक दूसरे को जो मर्जी कह लें, कभी दूसरे नेता को जेल नहीं भेजेगा। और ये दिल्ली में, आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं, अरविंद केजरीवाल आए, शीला दीक्षित के लिए क्या क्या नहीं कहते थे, एक केस नहीं दर्ज हुआ कभी। ऐसे जैसे अब आप बता रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार हुआ, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि भाई ये जिसने हमारा पैसा खाया ये जेल जाए। तो हमने तो कार्रवाई कर दी थी ना, पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया था। नए सिरे से हमने सारी कार्रवाई शुरू की। अन्य तमाम मामलों में हमने कार्रवाई की, हर मामले में कार्रवाई हुई है या कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि पैसा मेरा नहीं है, ये प्रदेश की जनता का पैसा है। मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं तो कस्टोडियन मात्र हूं जी। क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि भाई मैं आज हूं, कल कोई और आएगा। मुझे कोई अधिकार नहीं यहां की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का।
गिरवी रखने का, उसको बर्बाद करने का कोई अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं एक कस्टोडियन के रूप में केवल इसकी देखरेख करने तक मेरी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा कोई नहीं। और मैं जब तक हूं उसका संरक्षण मुझे मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसका नैतिक संरक्षण करना। अब मैं एक नेता का नाम ले रहा हूं। अभी मैंने जो सवाल पूछा, लोग कहेंगे देखिए आपने खुद ही उसका उत्तर दे दिया, आजम खान। लेकिन उसका वो लोग फिर आरोप वही है, आजम खान है, मुसलमान है, जेल में डाल दिया, चलता है, ये आरोप लगता है। आजम खान अब जब बाहर आए थे जेल से, उन्होंने कहा जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे कि मुझ पर क्या क्या जुल्म नहीं किए, योगी जी ने क्या जुल्म नहीं किए, मोदी जी ने क्या जुल्म नहीं किए। मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, मैंने गुनाह कर दिया, मुझ पर किताब चोरी का, बकरी चोरी का ये इल्जाम मुझ पर लगाए गए। और ये कहते कहते लगभग वो वहां से थे, और उनका कहना था कि भाई जो तकलीफें मैंने झेली हैं ये किसी को, कोई भगवान किसी को ना दिखाए। देखिए, मुझे प्रसन्नता है कि उनका भगवान में विश्वास हो गया है, लेकिन वास्तव में जिस प्रकार की अराजकता रामपुर में थी, रामपुर की जनता उसका जवाब दे चुकी है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में, उससे पहले लोकसभा चुनाव में। और ये चीजें दिखाती हैं कि पब्लिक कितना पीड़ित वहां पर थी और कैसे उसका मुंह दबाया गया था। मैं अभिनंदन करूंगा रामपुर की जनता को कि अंततः वह उससे मुक्त होकर के विकास के इस मॉडल में जो बिना भेदभाव के हर तबके को देने का कार्य हो रहा है, उस तक आज उसने बहुत सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबके विकास के मॉडल को उसने अंगीकार किया। वो ये कहते हैं कि रामपुर में पहले 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, लोग पहले आश्चर्य पड़ गए बीजेपी सीट कैसे जीत गई। फिर उन्होंने कहा यहां वोट ही नहीं डालने दिया बीजेपी ने किसी को। आजम खान इसलिए जब रामपुर सदर की सीट की बात कर रहे हैं, कहते हैं बैरिकेड लगा दिए मुस्लिम इलाकों में, लोग बाहर ही नहीं निकल पाए, पुलिस खड़ी थी। देखिए, अगर आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि हिंदू और मुस्लिम का लगभग बराबर का है वहां पर। और जब मुस्लिम ही नहीं देना चाहते हैं, देखिए वहां के सबसे पुराने लगभग 250 वर्ष पुराने एक मदरसे को उन्होंने बंद करवा करके उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया था, वहां की जो प्राचीन पांडुलिपियां थीं उनके साथ जो व्यवहार किया था, रजा लाइब्रेरी के साथ जो एक ऐतिहासिक धरोहर है उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया था, जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर जिस प्रकार से गरीबों की, दलितों की, कमजोर तबके के मुसलमानों की जमीनों को कब्जा किया था, ये सबके सामने एक उदाहरण है। कैसे इसको कोई कह सकता है कि नहीं हुआ है? और ये तो सब वही सब लोग बोलते हैं आज वहां पर। सरकारी लैंड को जबरदस्ती आवंटित करके वह एक रिसर्च सेंटर के रूप में ली जाती है, लेकिन उसमें एक पब्लिक स्कूल अपनी चलाई जाती है। क्या अधिकार है आपको पब्लिक स्कूल चलाने का? आप सरकारी लैंड को जिस उद्देश्य से ले रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं, आप वही कार्य उस पर करिए ना। ये बहुत सारी चीजें वहां पे बहुत गलत हो रही थी। और ये जो कार्रवाई, जो भी चीजें सामने आई, वहीं के पीड़ितों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सरकार उसमें कहीं भी नहीं है। अब आप सर्टिफिकेट गलत दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो हमने थोड़े उसको किया। उसमें तो जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उन्होंने वहां पे कोर्ट में उसके मुकदमे को लड़े, वो चुनाव हारे, उसमें उसके बाद जो है वो मुकदमा हारे, कोर्ट ने उनको सजा दी। सरकार कहां से बीच में आ गई? लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। मैं आपके आखिरी 5 मिनट केवल ले रहा हूं। आप ही की साथ सरकार में काम किए हुए पुराने साथी आजकल चर्चा में हैं, और वो ऐसी कंट्रोवर्सी है जो जितना जल्द खत्म हो वो देश के लिए जरूरी है, लेकिन हो नहीं रही। रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ये ठाने बैठे हैं कि ये इसमें से एक चौपाई जो है वो हटाई जाए। वो बार बार उसको लेना भी अच्छा नहीं लगता है कि ये पिछड़ों के लिए अपमानजनक है। देखिए, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा, जब भी हम उत्तर प्रदेश के विकास के किसी कार्यक्रम को, बृहद योजना को लेके आते हैं, समाजवादी पार्टी इस प्रकार के कंट्रोवर्सी को सामने लेकर के आती है।
विकास के मुद्दे से ध्यान हटाने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा है, जिससे विकास के एजेंडे को डाइल्यूट किया जा सके। इसके पीछे कोई हेतु किसी का हित और अहित नहीं है। इसके पीछे प्रदेश का अहित करना है कि विकास के एजेंडे से लोगों का ध्यान हटाने की एक चेष्टा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी विकास तो किया नहीं, विकास किया उसका कोई एजेंडा भी नहीं था। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने को अवसर मिला। क्या समाजवादी पार्टी ने कभी कोई इस प्रकार का कोई इन्वेस्टर समिट किया यूपी के अंदर? कभी नहीं किया। उनके समय कोई उद्योग क्यों नहीं आ पाते थे? उनके समय में दंगे क्यों होते थे? पर्व और त्योहारों के समय में लोगों के चेहरे पर एक भय और दहशत क्यों छा जाता था? क्योंकि एजेंडा डेवलपमेंट का नहीं था, लोक कल्याण का नहीं था, एजेंडा कुछ और था। और जब आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है, दंगा कराने की सारी साजिशें समाप्त हो चुकी हैं, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणाम देख चुके हैं, तो अब फिर वही जातीय वैमनस्यता पैदा करके जहर घोलने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी अब उस दिशा में आज सफल नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता उनको 14 में, 17 में, 19 में और 22 में जवाब दे चुकी है, और फिर 24 में उस प्रकार का जवाब देने को तैयार है। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, बहुत धन्यवाद। और इतना समय आपने दिया, मैं जानता हूं बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है आपका, बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को और आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। नमस्ते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।